मिनिमम वेज तक इनको नहीं दिया जाता कि मानदेय। एक तरह से हमें गुलाम बना के रख दिया इस सरकारों ने। हमारी आवाज इस सरकार के प्रमुख तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि आज जो मजदूर को मिनिमम वेज है आज 252 रुपए है। क्या मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से, इसमें गुजारा हो सकता है? हम अपना अधिकार मांगते। श्रम विभाग बिल्कुल आंख बंद करे पड़ा है, कानों में रुई दिए पड़ा है। लोग 60-60 दिन 70-70 दिन भूख हड़ताल पे बैठे रहते हैं, कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। ऐसे जंगल राज सा हो रहा है, ऐसे लगता है कि जैसे सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। जिस तरह से प्रदेश में श्रम विभाग सोया हुआ है उसको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। मजदूरों को किस तरह से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, श्रमिकों को किस तरह की समस्याओं को झेलना पड़ रहा है, किस तरह का शोषण उनका उद्योगों के अंदर हो रहा है, उसके विरोध में हमारी ये रैली है। सिडकुल स्थापना हुई, लोगों को लगा रोजगार मिलेगा, लेकिन ये हमारे प्रदेश के मजदूरों के साथ धोखा है। अधिकतर हमें ठेकेदारी में 5,000 रुपए में हमारा प्रदेश का मजदूर काम कर रहा है। पुरजोर विरोध करेंगे। अगर आज सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो आने वाले चुनावों में हम इनसे सड़क पे पूछेंगे, इन्हें घेर के पूछेंगे, इन्हें जवाब देना पड़ेगा। नमस्कार, नेशन वन के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव रावत और आज हमारे साथ खास मुलाकात कर रहे हैं ब्रजेश बनकोटी, जो कि भारतीय मजदूर संघ के प्रांत संगठन मंत्री हैं उत्तराखंड में। आपका बहुत स्वागत है बनकोटी जी। बहुत जिस कल्पना के साथ उत्तराखंड राज्य की हम लोगों ने डिमांड की थी या उत्तराखंड राज्य को हम लोगों ने मांगा था, और उस आंदोलन में युवाओं ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। युवाओं को भी लगता था कि राज्य बनेगा, उद्योग आएंगे, हमको रोज़गार मिलेगा, ये सारे विषय थे। लेकिन उसके बाद जो आज की दशा हम लोग देखते हैं तो उद्योगों के अंदर एक तो रोज़गार के लिए तो मारामारी है ही है, रोज़गार मिल भी गया तो भी जिस तरह का शोषण उद्योगों के अंदर यहाँ है उत्तराखंड के अंदर, चाहे वो न्यूनतम वेतन की बात हो, उनके शोषण की बात हो, उनके सामाजिक सुरक्षा की बात हो, मजदूरों के सामाजिक सुरक्षा की बात हो, श्रमिकों के क्षेत्र में जो वेलफेयर उनके होने चाहिए, श्रम क्षेत्र में जो परेशानियों का सामना उनको करना पड़ता है, और कई समय तो उनको मैनेजमेंट से भी प्रताड़ित होना पड़ता है, मैनेजमेंट भी उनको परेशान करता है। तो उसमें जो श्रम विभाग की भूमिका बनती है वो भूमिका भी श्रम विभाग नहीं दिख रहा है, और जिसके कारण काफ़ी अधिक समस्या का समाधान मजदूरों को इस प्रदेश के अंदर करना पड़ रहा है। लेकिन मजदूर या बाकी जो नागरिक हैं उनके पास देश एक हक देता है मत का। अगर उसने उस हक का अदा कर दिया तो उसको क्या कर सकता है? जो मतदान सभी का अधिकार है, मजदूर भी एक देश के एक नागरिक होने के नाते मताधिकार का प्रयोग वो भी करते हैं। ठीक है, मतदान तो व्यक्तिगत रूप से सबका अपना अपना विषय है, क्योंकि भारतीय मजदूर संघ गैर राजनीतिक संगठन होने के नाते हम लोग कोई किसी पे ऐसे दबाव नहीं कि किसी स्पेशल किसी राजनीतिक दल के साथ आप लोग रहें या कुछ ऐसा करें, लेकिन वो तो व्यक्तिगत है। व्यक्ति की जो इच्छा है, व्यक्ति का जो टेस्ट होता है उसी के साथ वो होता है, जो विचार के साथ वो जुड़ा होता है, जिस संगठन के साथ जुड़ा होता है, लगभग वही विचार उनके भी होते हैं और वो मतों के रूप में भी दिखता है वो। लेकिन मोटे तौर पर मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि मत के जरिए भारतीय मजदूर संघ की रीति नीतियों पर को मानते हुए मजदूरों सहित हर विषय, हर विभाग, हर तरह के लोगों ने मत दे दिया, और उसके बाद भी भारतीय मजदूर संघ को आज की परिस्थिति में ये कहना पड़ रहा है कि ये बुरी दशा है मजदूरों की। भारतीय मजदूर संघ मजदूरों के लिए एक आंदोलन के रूप में है, मजदूरों के लिए मजदूरों की समस्याओं के समाधान करने का प्रयास करता है। क्योंकि सरकार है तो क्या है कि हमारा ये नहीं कि कोई सरकार स्पेसिफिक हमारी होती है, सरकार जो भी होगी वो हमारी है, हमारे ही मत से बनती है। चाहे हमने उसको मत दिया ना दिया, वो सरकार तो हमारी ही है। इस देश की चुनी हुई सरकार, सारी सरकारें हमारी, चाहे वो भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, किसी भी दल की सरकार हो, वो हमारी सरकारें हैं। लेकिन हमारा विषय मजदूरों की समस्याओं का समाधान से है, हमारी सरकारों से कोई लेना देना नहीं है। कम से कम एक दौर आज भारत का ऐसा है जब भारतीय मजदूर संघ जिन विषयों को कह रहा है उसको वो विषय बताने हैं और उसके बाद उन पर निर्णय करवाने हैं, और उसके लिए रैलियां निकालनी पड़ रही, आंदोलन करना पड़ रहा है भारतीय मजदूर संघ को। जब आज करना पड़ रहा है तो तब भारतीय मजदूर संघ, मैंने कहा कि दलगत राजनीति से हम लोग ऊपर हैं, तो आज हम आंदोलन कर रहे हैं ऐसा नहीं है, इससे पहले भी हम लोग आंदोलन कर रहे थे। आज हम बीजेपी की सरकार है इसलिए आंदोलन नहीं करेंगे,
या हम सड़कों पर नहीं होंगे या मजदूरों की बातों को हम लोग नहीं उठाएंगे। अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो मजदूरों के साथ हम लोग न्याय नहीं कर पाएंगे। मेरा मतलब ये है कि आपका एक मातृ संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसकी एक अनुषंगिक शाखा भारतीय मजदूर संघ है, उसी की अनुषंगिक शाखा बीजेपी, ये तो आप मानते होंगे। जी, हम संघ परिवार से हम लोग जुड़े संघ हुए हैं। परिवार के दो भाई हैं, एक मजदूरों के हित के लिए काम करता है, एक राज्य सत्ता चलाता है, एक राज्य सत्ता चला रहा है, एक मजदूर हित में काम कर रहा है। तो आपकी बात बगैर रैली बगैर आंदोलन के सुन नहीं रही है बीजेपी क्या? बगैर आंदोलन अगर हम लोग मजदूरों का जो हथियार एक है आंदोलन रैली, अगर हम लोग नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग पहले कई स्तर की वार्ताएं हम लोग करते हैं। अगर उससे समाधान हमको लगता है, कुछ समस्याओं का समाधान हो जाता है, कुछ समस्याओं का समाधान नहीं होता है, तो उसमें हम लोग जो समस्याएं आवश्यक समस्या है मजदूर की, जो मूलभूत समस्या जैसे श्रम कानूनों का पालन होना ही चाहिए प्रदेश के अंदर, न्यूनतम वेतन 21,000 रुपये होना ही चाहिए, इस तरह की कई मांगें हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम बहाल हुई प्रदेश के अंदर। तो ये सारी मांगें सभी मजदूरों की मांगें हैं। तो ठीक है, लेकिन उस दौर में जब 15-15 लाख लोगों के खाते में आ रहे हैं, तो क्या ये छोटी मोटी मांग करने की जरूरत है? 15 लाख रुपये लोगों के खाते में आ रहे हैं, ये तो आपको ज़्यादा पता होगा हमारे से ज़्यादा। लेकिन ठीक है, हम लोग मजदूरों के विषय उठाते हैं, ये राजनीतिक विषय, हमारा विषय राजनीतिक भी नहीं है, मजदूरों का विषय राजनीतिक नहीं है, इस पर राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। हम लोग तो मजदूरों के जो गरीब मजदूर हैं जिनकी हालत, आज कल परसों हम लोग हल्द्वानी में थे, एक दाइयों का एक संगठन इस प्रदेश के अंदर चलता है, दाइयाँ हैं जो बहुत साफ़ सफाई का काम नीचे स्तर पर गाँव में करते हैं। उनको आज मासिक जो वेतन मिलता है वो कहते हैं 400 रुपये सरकार देती है, 100 रुपये वहाँ से, 400 और 100 500 रुपये टोटल हमको वेतन मिलता है। 500 रुपये वेतन में आप अगर उनसे काम कराना चाहते हैं इस प्रदेश के अंदर, तो ये हम लोगों का भी दुर्भाग्य, हम लोगों को भी इस बारे में सोचना चाहिए, इस प्रदेश के सरकार चलाने वाले लोगों को भी इस बारे में विचार करना चाहिए। लेकिन इसी प्रदेश में दाई जो आप कह रहे हैं, दाइयों के लिए तो पेंशन की व्यवस्था हो गई थी। दाइयों के लिए पेंशन की व्यवस्था हुई नहीं हुई, वो इसी प्रदेश में सेस जो है निर्माण संबंधी सन्निकार जो मजदूर भवन निर्माण उनके लिए सेस का टैक्स जो कलेक्ट होता है, उससे एक आयोग बन गया, उससे बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारे लाभ जीवन में, मरण में, बीमारी में, पेंशन्स में, उनकी टूल किट्स में मिल रहे हैं। वो कितना लोगों को उसमें हम लोग कितना सफल हैं। भवन निर्माण मजदूर उनके लिए जो योजनाएं सरकार के सेस के माध्यम से जो फंड जमा होता है, उसमें जो हम 400-500 करोड़ से ऊपर पैसा इस प्रदेश के अंदर है। उससे हमारी भी डिमांड है। हम परसों मीटिंग में थे तो हम लोगों ने भी एक डिमांड की थी कि इससे इसका काम क्या होना चाहिए कि इस प्रदेश इस जो ये पैसा सेस के रूप में मजदूरों के लिए आता है, तो मजदूरों के वेलफेयर में खर्च होना चाहिए, वो मजदूरों की भलाई में ये पैसा खर्च होना चाहिए। और मजदूर, क्योंकि आधी आबादी मजदूरों की है, श्रमिक कहें, मजदूर कहें, कर्मचारी कहें, सब एक ही बात है। तो कहीं ना कहीं आधी आबादी अगर को आप इग्नोर करोगे तो निश्चित रूप से ये राज्य हित में भी नहीं है। अगर आप लोग उनके बारे में विचार करेंगे, हम लोग बार बार क्वेश्चन उठाते हैं, हम लोग संबंधित मंत्रियों से भी मिलते हैं, संबंधित अधिकारियों से भी मिलते हैं, उसके बाद अगर समाधान नहीं निकल रहा है, कई चरण के हम लोग इस प्रदेश के अंदर ये मिलना मिलाना ये कार्यक्रम हम कर चुके हैं। अगर हमारे जो प्रश्न हैं उनका उत्तर नहीं मिलेगा, उनका समाधान अगर नहीं होगा, तो निश्चित रूप से इस तरह की रैलियां हम लोगों को करनी पड़ेगी। हरीश चुरगापाल श्रम मंत्री थे, तब ये सन्निकार बोर्ड मजदूरों को टूल किट 10,000 की दे रहा था, जो पात्र वो हैं, जिस विषय पर वो काम करते हैं। तब उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए कक्षा 1 से लेकर, और आप उसको अपने बेटे को जेई बना रहे हैं, पॉलिटेक्निक करवा रहे हैं, सिविल का कुछ और डिप्लोमा करवा रहे हैं, या इंजीनियरिंग करवा रहे हैं, कुछ भी करा रहे हैं, उसके लिए पैसा दे रहा था बहुत अच्छी मात्रा में। बीमार हो जाएं तो आपको पैसा दे रहा था, पेंशन आपको दे रहा था। पेंशन के अलावा जो है, इसके अलावा अन्य मामलों पे भी, यदि आपकी मौत हो जाए तो श्रम के दौरान, कार्य के दौरान मौत हो रही है तो 5 लाख रुपए, वैसी मौत हो रही है तो 2 लाख रुपए, आपके दाह संस्कार का पैसा भी दे रहा था। अब क्या हो गया? योजनाएं अच्छी हो सकती है, उनका वो लागू कैसे होते हैं, वो मजदूरों तक उसका लाभ पहुंचता है नहीं पहुंचता है, कितने चरण वहां तक पहुंचते हैं उसके होते हैं। मेरा मतलब ये तब तो शिकायत नहीं आई थी, लेकिन तब भी शिकायत आती थी, शिकायत तब भी थी। शिकायत आज सरकार बदल गई इसलिए शिकायत नहीं है, शिकायत तब भी आपने शिकायत नहीं की थी? तब भी की थी हमने, जब ये लागू हुआ था। भारतीय मजदूर संघ ने तब भी शिकायत की थी, आज भी शिकायत है। जब तक मजदूरों के रोज मजदूर सम्मेलन हो रहे थे, उन सम्मेलनों में मंत्री विधायक लोगों को मशीनें बांट रहे थे, सिलाई की मशीन और मशीनें, टूल किट्स बांट रहे थे। वो उनकी
राजनीति हो तब सकती तो है। खुलेआम लोगों को मिल रहा था, आज क्या आज समस्या भी है? मिल रहा है, जिनको जो सुविधाएं सरकार की तरफ से होंगी वो आज भी मिल रही होंगी उनको। हम फिर आपको रैली की जरूरत क्या पड़ रही है? सिर्फ एक प्रश्न नहीं है, सिर्फ उनको यही मिल जाए, टूल किट मिल जाए, ये नहीं है। उनकी वेतन हम लोग मांग कर रहे हैं, श्रम कानूनों का कड़ाई से पालन होना चाहिए। वो विद्यालयों में भी होना चाहिए, अस्पतालों में भी होना चाहिए, होटल्स में भी होना चाहिए। छोटे छोटे कर्मचारी जो हैं, आशा, आंगनबाड़ी, अभी प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा स्वागत योग्य कदम पूरे देश के अंदर आशा आंगनबाड़ियों की तनख्वाह बढ़ा के उनका वेतन बढ़ाया है। तो हम लोग प्रदेश सरकार से ये भी मांग कर रहे हैं कि इस प्रदेश के अंदर भी जो आशा और आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए, आशा फैसिलिटेटर है उनके लिए, उनका कुछ परसेंटेज वेतन आप भी बढ़ाइए, 1000 रुपया आप भी बढ़ा दीजिए प्रदेश सरकार। ये सरकार रोज तो कर्ज ले रही है, कभी 300 करोड़, कभी 400 करोड़। तो कर्ज अधिकारियों के तनख्वाहों को उनको DA 2% बढ़ाने के लिए, माला माल करने के लिए, जो पहले से 40-50 हज़ार रुपये तनख्वाह ले रहे हैं उनको और देने के लिए रोज कर्जे लिए जा रहे हैं। तो ये कर्ज अगर लिए जा रहे हैं तो कर्मचारियों को भी तो एक सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है, मजदूरों को भी एक सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है, उनको भी इतना मिलना ही चाहिए। कहीं आज के समय में अगर आप 2000 रुपये दे रहे हैं, 4000 रुपये दे रहे हैं या 6000 रुपये दे रहे हैं, इससे जीवन नहीं चलता। हम लोग कहते हैं कि जो सम्मानजनक जीवन जीने की लायक जितना एक है, हमने कहा कि न्यूनतम 21,000 रुपये वेतन एक व्यक्ति का होना चाहिए, उसको अपना परिवार भी चलाना, कर्ज लेना पड़ रहा हो, वो कैसे वेतन बढ़ा इनका? अगर कर्ज अन्य मदों में अधिकारियों पर खर्च करने के लिए, अन्य सुख सुविधाओं के लिए अगर कर्ज लेना पड़ता है, अन्य योजनाओं के लिए आप कर्ज ले रहे हैं, तो अगर जो कर्मचारी ईमानदारी के साथ काम कर रहा है, जो मजदूर ईमानदारी के साथ प्रदेश के विकास में बढ़ चढ़कर भागीदारी कर रहा है, उस मजदूर की तनख्वाह बढ़ाने के लिए अगर उसका जीवन अगर सही स्तर अगर सही होगा तो वो काम भी अच्छी ईमानदारी के साथ करेगा। अच्छा, कोई फॉर्मूला दिया आपने इस कर्जे वाली सरकार को? कर्जे वाली सरकार तो आप कह रहे हैं, मैं तो नहीं कर रहा। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकार हर महीने कर्जा ले रही है। अभी पिछले हफ्ते कर्ज लिया, उससे पहले कर्ज लिया, तो वेतन देने के लिए कर्ज लिया। ये तो सरकारों का अपना सिस्टम है, कर्जे आते रहेंगे, चलते रहेंगे, वो सरकार चलती रहेगी। अगर कर्ज ही नहीं होंगे तो सरकार भी कैसे चलेगी? सरकार का, क्योंकि सरकार चलाना, सरकार में बैठे हुए लोग और अच्छी तरह से जानते होंगे, हमसे अच्छी तरह से जानते होंगे निश्चित रूप से। लेकिन हम लोग की तो डिमांड ये है कि जैसे पुरानी पेंशन स्कीम है, पुरानी पेंशन, मेरा मतलब ये है कि यदि कर्जे वाली स्थिति में भी जब वेतन देने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा हो, तब आप वेतन बढ़ाने की डिमांड करेंगे, तो आपको डिमांड का कोई फॉर्मूला देना पड़ेगा। नहीं कि जो जिन लोगों को 2-2 लाख तनख्वाह मिल रही है उनसे घटा दो भाई, उनकी घटाओ, इनकी बढ़ाओ, तो कुछ बराबरी हो जाए ना, कर्ज लो। तो इस जो माला माल होते जा रहे हैं अधिकारी, उनकी कम की जाए। जो 4 घंटे 5 घंटे काम करने वाले, इसके लिए हम लोग कह रहे हैं, इसके लिए हम लोग कह रहे हैं प्रदेश में फिजूल खर्ची बंद होनी चाहिए। जो फालतू की चीज़ों में पैसा आप खर्च करते हैं उन पर खर्च, कर्मचारियों को 1000 रुपये देने में आपको कष्ट होता है, और अन्य फालतू के किसी के विदेश दौरों में, किसी के और चीज़ों में, कोई सुख सुविधाओं में, इन तरह की चीज़ों में खर्च कम होना चाहिए। काफ़ी हद तक इस बीच ये खर्च कम भी हुए हैं, लेकिन निश्चित रूप से मजदूरों की लड़ाई हमने फार्मूला क्या दिया है कि फार्मूला क्या है, ये खर्चे सरकार अधिकारियों के खर्चे तो कम कितना कर पाएगी, कितना लगता है आपको सरकार आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगी अब? किस विषय पर? उत्तराखंड का देवभूमि का तो भाग्य बदलने वाला है। अब तो अडानी के पांव यहाँ पड़ गए हैं, बाकायदा सरकार ने स्वागत कर दिया है। तो गुजरात का भाग्य बदल दिया, अब तो देवभूमि का भाग्य बदलने वाले हैं। सारे मजदूरों को वो सुख सुविधा मिलेगी जो कहीं नहीं मिलती। उद्योग आ रहे हैं, निश्चित रूप से अडानी जी जो यहाँ आ गए हैं, कोई भी आए, कोई उद्योगपति भी प्रदेश में आए, उसका स्वागत है, लेकिन उनको मजदूरों के साथ भी ठीक ठाक व्यवहार करना पड़ेगा, उनको उनका न्यूनतम वेतन देना पड़ेगा। जो हम लोग इस प्रदेश के अंदर न्यूनतम वेतन की बात करते हैं, 253 रुपये न्यूनतम वेतन, आपको पता होगा पूरे प्रदेश के अंदर। उस कमेटी में, न्यूनतम वेतन वाली कमेटी की अभी कल परसों ही बैठक थी, उसमें हम लोगों ने कहा कम से कम 500-700 रुपये पर डे ऐसा न्यूनतम वेतन इस प्रदेश के अंदर होना चाहिए। उसके लिए चाहे आप लोग, जैसे हम लोग कहते थे कि पहले राज्य आंदोलन जब चला था तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, ये करेगा। हम लोग एक मजदूर जो कैटेगरी है, मजदूर कैटेगरी जिसमें 7-8 हज़ार रुपये की जो नौकरी कर रहा है, हम लोग बहुत बड़ी बात करते हैं कि पहाड़ में पलायन हो रहा है, पहाड़ से लोग जा रहे हैं। अब यहाँ पर जो काम करता है पहाड़ में, जो लोग पहाड़ से पलायन करके रुद्रपुर आ जाता है, इधर हरिद्वार आ जाता है या देहरादून आ जाता है, 7,000 रुपये 8,000 रुपये में कैसे उसका परिवार चलेगा? कैसे उसका क्या कमरे का किराया आज क्या है, महंगाई किस ओर जा रही है, ये सब आपके सामने है।
इस सारी परिस्थितियों को देखते हुए हमने भी कहा कि श्रम विभाग से भी कहा, भी उसमें कहा, हमने कहा निश्चित रूप से इनका वेतन बढ़ना चाहिए, हर हाल में बढ़ना चाहिए, चाहे आपको लगता है ये सरकार आपकी बात मानेगी? निश्चित रूप से हमको भी भरोसा है, क्योंकि हम लोग सरकार उम्मीद पे ही पूरी दुनिया चलती है। क्योंकि उसी जो उम्मीद में हमारे आंदोलन जो आप जिस अखिल भारतीय आज सिर्फ हम लोग एक आंदोलन कर रहे हैं, आज हम एक आंदोलन कर रहे हैं, आज की बात नहीं है, ये कोई नया आंदोलन नहीं है। हम लोग लगातार कई सालों से, वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं। हर मांग एक ही साल में पूरी हो जाती है। आज हम आंदोलन कर रहे हैं, आज ही हमारी मांग पूरी हो जाए, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आज के दौर में जिस विद्यार्थी परिषद के आप प्रांत संगठन मंत्री थे, उसके बाद आपको भारतीय मजदूर संघ की जिम्मेदारी मिली है, उस विद्यार्थी परिषद के एक कार्यकर्ता जो आज विधायक हैं, उन्होंने सदन में सवाल पूछा मजदूरों के हित में, आपके हित में, आपके लोगों के हित में सवाल पूछा कि उत्तराखंड में 70% जो रूल बना हुआ है कि इतना रोजगार जो है दिया जाएगा सिडकुल में और तमाम फैक्ट्रियों में, उसकी स्थिति क्या है? आपको जानकारी है जो उत्तर सरकार ने दिया उस पर उन्हें कहना पड़ा आंकड़े झूठे हैं, जांच करवाइए। यदि ये स्थिति विधायक की है, सत्ताधारी दल के विधायक की, तो फिर वो आपको क्या पूछेंगे? बिल्कुल सत्ताधारी जो सदन के भीतर की कार्रवाई आप जानते हैं। विधायक जी ने 70% आरक्षण इस प्रदेश के सिडकुल क्षेत्र में जो उद्योग लगे हैं उनमें 70% आरक्षण की व्यवस्था थी, लेकिन कई उद्योग ऐसे हैं जो उसका पालन नहीं कर रहे हैं। सरकार कह रही पालन हो रहा है, विधानसभा में कह रही है, विधायक कह रहा है गलत है। हम भी कह रहे नहीं, हम भी तो विरोध कर रहे हैं उसका, हम भी तो कह रहे हैं 70% कहाँ रोजगार मिला है। ठीक है, मजदूर के रूप में, ठेके के रूप में आपने दिया है, ठेका प्रथा का हम लोग विरोध करते हैं। भारतीय मजदूर संघ ठेका प्रथा का शुरू से ही विरोध कर रही है। जिस तरह से उत्पीड़न इस ठेके प्रथा के अंदर मजदूरों का हो रहा है, एक तो उद्योगपति करता है, फिर उसके बाद ठेकेदार करता है, ठेकेदार के बाद फिर जिस तरह की हालतें ठेके प्रथा में काम करने वाले लोगों के आज देखो, 108 आप देखा होगा, 108 जीवनदायिनी पूरे प्रदेश के अंदर 108 का कैसा नाम, पूरे देश में भी उसका नाम लेते हैं कि उत्तराखंड में 108 सेवा चलती है। उस सेवा में काम करने वाले 108 सेवा में जो काम करने वाले वर्कर हैं उनकी क्या स्थिति है, ये आप सबके सामने है। कैसे कैसे 12-12 घंटे से काम कराया जाता है, 8 घंटे का उनको पेमेंट किया जाता है, कैसे श्रम कानून की खुलेआम धज्जियाँ उड़ रही हैं। तो श्रम विभाग ने भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए। श्रम विभाग जिस तरह से हमको लगता है कि सोया हुआ इस प्रदेश के अंदर है, श्रम विभाग की कमी सब जगह है। सबसे अधिक इतने एक्टिव मंत्री हैं उसमें, आपके सोया हुआ विभाग है। मंत्री कोई भी हो सकता है, हम तो विभाग की बात करते हैं। मंत्री एक्टिव हो, हमें तो नहीं, कहीं पे श्रम विभाग एक्टिव लगता है। हम लोग कहीं उद्योगों में जाते हैं, कहीं हड़तालें चल रही हैं, उनके समाधान के लिए उनमें थोड़ा सा सामंजस्य बैठाने के लिए उद्योगों और वर्करों के बीच ठीक ठाक माहौल बने कि ठीक वातावरण। जिनका स्वागत जो है पूरे देश में बीजेपी के देश के नेताओं से लेकर देहरादून के नेताओं ने किया और तब कांग्रेस में लाया और तब उन्हें मंत्रालय दे दिया। आप कह रहे हो विभाग सोया हुआ है? हमें तो सोया हुआ दिखता है वो विभाग, श्रम विभाग। और जिस तरह से श्रम विभाग और उद्योगपतियों की साठगांठ के कारण इस प्रदेश में वर्कर्स का उत्पीड़न बढ़ रहा है, इसका हम लोग निश्चित रूप से विरोध कर रहे हैं। हमने कहा कि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए। श्रम क्षेत्र में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होना चाहिए, जिसके माध्यम से हम लोग छोटे मोटे मुद्दे जो उनके हैं उसमें हमारी वर्करों की भूमिका होनी चाहिए, श्रमिकों की भी उसमें एक भूमिका होनी चाहिए। त्रिपक्षीय एक कमेटी बनाई जाए, इसमें उद्योग भी हो, सरकार भी हो, श्रमिक भी हो। आपका एक मंच स्वदेशी जागरण मंच है, ठीक है, वो भी आपसे अलग हटकर जो है अनुसांगिक संगठन है। विचारधारा अलग अलग है या कहीं आपकी विचारधारा जो स्वदेशी जागरण मंच है उस आप उसको डिट्टो करते हैं? स्वदेशी भी हमारे आंदोलन का एक हिस्सा ही है स्वदेशी का, क्योंकि स्वदेशी तो आग्रह सभी के जीवन में होना ही चाहिए। हम लोग भी स्वदेशी के को मानते हैं और जिस तरह से स्वदेशी संघ परिवार का एक घटक स्वदेशी भी है, स्वदेशी जागरण मंच। और आज उस दौर में हम बात कर रहे हैं जब 100% FDI हो रही है भारत में। हमने कहा कि FDI मतलब कई चीज़ों में ठीक भी है, और लेकिन जो रिटेल में FDI की बात होती है पूरे देश के अंदर, जैसे आप अगर कहेंगे आटे पे, चावल पे, साबुन पे, तेल पे, इस पे हम लोग FDI पे जाएंगे तो ये ठीक नहीं है। लेकिन आप बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं इस देश के अंदर, समुद्र के अंदर कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं या अंतरिक्ष में आप कोई काम कर रहे हैं, उसमें जाइए ना FDI पे, उस पर FDI वो चीज़ें वो प्रोजेक्ट आने चाहिए। लेकिन जो रिटेल की चीज़ों को आप
FDI के अंतर्गत लाएंगे, तो इसका विरोध भारतीय मजदूर संघ का है। दुनिया के चीज़ों को तो जो आपने उसकी बात करी, हमारा इसरो भेज रहा है अंतरिक्ष में, हमको कहाँ ज़रूरत है FDI की? दुनिया का सैटेलाइट हम भेज रहे हैं, वो किराए पे हमारी गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अंतरिक्ष में स्थापित कर रही हैं, हमारे यानों का इस्तेमाल हो रहा है। अंतरिक्ष की बात नहीं, जो अच्छी तकनीकी अगर कोई इन क्षेत्रों में होती है, हमारे से अच्छी तकनीकी जहाँ पर है, तो उसमें अगर लाएँ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो छोटे मोटे चीज़ों में भी आप FDI के अंतर्गत सब चीज़ों को लाएंगे, तो उससे निश्चित रूप से भारतीय मजदूर संघ लगातार उसका विरोध कर रही है। ऐसा होता है जब आपकी समन्वय बैठकें होती हैं, आप अपने विचार रखते हो, आपका दूसरा भाई जो राजसत्ता चला रहा है वो भी वहाँ आते हो, आप भी आते हो, संघ जब समन्वय बैठक करता हो तो आप कहते हो ये क्या है भाई? बिल्कुल, हम सब अपने जो प्रस्ताव हम स्वदेशी करते मर गए, करते रह गए, स्वदेशी जागरण मंच और ये 100% FDI कर गए। स्वदेशी जागरण मंच उठाता है वो क्वेश्चन, हम भी उठाते हैं, BMS का भी क्वेश्चन है, और ये मुद्दे जो श्रम से संबंधित हैं, श्रम विभाग की जो हरकतें हैं या हम लोग जो मांगें लगातार उठाते हैं, चाहे वो परिवहन के मुद्दे हों, चाहे वो आशा आंगनवाड़ी के मुद्दे होते होंगे, चाहे और भी विभागों के मुद्दे होते हैं, गन्ना चीनी मिलों के मुद्दे होते हैं, गन्ना मिलों के जैसे निजीकरण हो रहा है, वो लगातार इसके इन चीज़ों के लिए हम लोग लगातार इन अभी तक तो आपने शब्द कहे गन्ना, आपने श्रम कहा, आपने 2-3 विषय और कहे, इस सारे विषय उनके हैं जो जिनको आप डिमांड करके लाए थे, उनको मंत्रालय दे दिए। तो आप जो जितने विषयों पे कह रहे हैं वो विषय वही है। इसका मतलब मैं क्या समझूं? भारतीय मजदूर संघ जो कह रहा है, जिन लोगों को आप स्वागत करके लाए थे और उनको जो विभाग दे दिए, उन्हीं विभागों पे आपने अभी तक कहा मंत्रालय हमारे विषय नहीं है, भारतीय मजदूर संघ के विषय। मंत्रालय देना न देना, मंत्री कौन बनेगा, देना नहीं, मंत्री कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनाया, किसने बनाया, भारतीय मजदूर संघ ने तो नहीं बनाया था। मेरा मतलब ये है कि भारतीय मजदूर संघ जो कह रहा है, जो पुराने मुगल बीजेपी के लोग हैं वो मंत्री समझ जा रहे हैं, आपका वो सारे कम नीतियाँ अपना रहे हैं, और जो जिनको स्वागत करके लाए थे वो नहीं मान रहे आपकी बात, इसलिए आंदोलन करना पड़ रहा है। इस पर तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये विषय हमारा है नहीं, क्योंकि राजनीतिक विषय हमारा नहीं है। हम तो कहते हैं हमारी मांगें होनी चाहिए, सरकार किसी की भी हो, सरकार भाजपा की होगी, कांग्रेस की, किसी की भी सरकार होगी, उसके सामने हम लोग आएंगे, और अगर हमारी बातें मानी नहीं जाएंगी वार्ता के माध्यम से या एक अच्छे डायलॉग के माध्यम से, हमारी बातों का समाधान नहीं होगा, हमारे मुद्दों का समाधान नहीं होगा, तो निश्चित रूप से इस तरह के आंदोलन हम लोग करेंगे। जब आप इतनी मजबूती से आंदोलन करेंगे तो जो लोग राज सत्ता में हैं वो कहीं गुप्त साजिश करेंगे आपके खिलाफ कि बनकोटी जीत ने तो क्रांति ला दी उत्तराखंड में, ये क्रांति पुरुष हो गए हैं, ये हमारा जीना आराम कर रहे हैं। गुप्त साजिश का कोई मतलब नहीं है। हम तो श्रमिकों के मुद्दे उठाएंगे कि जो काम हमको दिया होता है उस काम को ईमानदारी, पहले हम लोग छात्रों के बीच में थे, छात्रों के मुद्दे उठाते थे, आज मजदूरों के क्षेत्र में जो काम दिया है, संगठन जो काम हमको देता है उस काम को हम लोग ईमानदारी के साथ। इतिहास के पन्ने हम पलट लें, जो इतना बढ़िया काम कर रहे थे सुरेंद्र जी, जिन्होंने विद्यार्थी परिषद को भी चलाया, संघ के भी विभाग प्रचारक रहे, विद्यार्थी परिषद के प्रांत संगठन मंत्री रहे शायद आपसे पहले, वो उनको क्यों किनारे फेंक दिया गया तब, जब वो आपकी तरह जब प्रखर रूप से सच की वकालत करते थे तो उनकी उपयोगिता समाप्त हो गई। किसी को किनारे नहीं फेंका है, उन्होंने इतने वर्षों तक सेवा दी, स्वदेशी का इतना महत्वपूर्ण काम आज वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं। अब तो एक तरह से पुनर्जागरण हुआ है उनका। नहीं, ऐसा नहीं होता। कार्यकर्ता का जहाँ उपयोग होता है वहीं कार्यकर्ता को भेजते हैं, कार्यकर्ता को वहाँ लगाया जाता है। मुझे मैं मतलब ये आपसे पूछ रहा हूँ, आपको भय नहीं लगता है कि सब आपके पीछे हो जाएंगे, क्योंकि आप जब रैली निकालेंगे ना निश्चित तौर पर सिस्टम पर सवाल उठेंगे? ना, हमको कोई भय नहीं है। हम लोग संगठन का काम कर रहे हैं, श्रमिकों के मुद्दे उठा रहे हैं, श्रमिकों के सुख दुख में उनके साथ हैं, क्योंकि हमको श्रम क्षेत्र में हम लोग राष्ट्रवाद लाना चाहते हैं। श्रम क्षेत्र में जो विकृतियाँ आई हैं उनको भी सही करना चाहते हैं, तो वो तभी सही होंगी जब हमारे साथ श्रमिक जुड़ेगा, हमारे संगठन के साथ श्रमिक आएगा। इसलिए हम लोग उस अभियान में लगे हुए हैं, तो निश्चित रूप से हमारी मांगें मानी जाएंगी, हमें विश्वास है। गढ़वाल मंडल विकास निगम, कुमाऊं मंडल विकास निगम में भी असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, उनके पक्ष में भी आप बोल रहे हैं? जी, सभी के लिए हम लोग बोल रहे हैं। संगठित क्षेत्र के जितने भी मजदूर हैं, असंगठित क्षेत्र में भी हम लोगों का जैसा रिटेल में काम करते हैं या छोटे मोटे जहाँ 5-10 वर्कर कर रहे हैं, वहाँ भी वो लोग हमसे जुड़े हुए हैं। कई तरह के लोग हम लोग के माप तोल वाले हैं, पल्लेदार हैं, रिक्शे वाले हैं, ऑटो वाले हैं, इनका भी जीवन स्तर सुधरना चाहिए। हम लोग तो यही कहते हैं कि इनका भी जीवन स्तर कैसे सुधरेगा, और ये सब चीज़ों को हम लोग एक ग्राउंड लेवल से लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने
हम लोग कहते हैं कि देश हित में करेंगे काम, और काम के लेंगे पूरे दाम। भारतीय मजदूर संघ का ये नारा है, तो हम लोग इस नारे को साकार करने के अभियान में लगे हुए हैं। काम भी पूरा करेंगे, देश के हित में करेंगे और उसकी पूरी कीमत भी लेंगे। ये उत्तराखंड में कितने आपके पंजीकृत सदस्य हैं? भारतीय मजदूर संघ के उत्तराखंड में 1 लाख, पिछली बार की जो सदस्यता थी 1,92,000 हम लोग के जो सदस्य थे वो हैं, और इस वर्ष और बढ़ जाएगी। वो कई यूनियन हमारे साथ इस बार नहीं आई हैं, कहीं से NHM के लोग हमारे साथ आए हैं, 108 के लोग आए हैं, कई नई यूनियन आशा फैसिलिटेटर्स के आई है, और मतलब उत्तराखंड के कोने कोने तक कहीं ना कहीं हम लोग का काम है, चाहे वो आशाओं के माध्यम से हो, आंगनवाड़ी के माध्यम से हो, NHM के लोगों के माध्यम से हो, 108 के माध्यम से हो, या फिर जो वर्ग पूरे प्रदेश के अंदर लगभग लग रहा है। खेतिहर मजदूरों का भी हमारा संगठन है, ऑटो चालकों का अलग संगठन है, ऑफिसर्स में भी हमने LIC के लोग हमारे साथ हैं, ऑफिसर्स एसोसिएशन हमारे साथ होते हैं, ONGC के ऑफिसर्स हैं, THDC में हमारा काम है। चलो आज ये सब चीज़ें आपकी मांग पूरी नहीं होंगी, लेकिन जिस दिन आप मंत्री बन जाएंगे, मुख्यमंत्री, उस दिन तो आपको याद रहेगा कि आपने क्या क्या आंदोलन किया है। निश्चित रूप से जिसको भी मौका मिलता है कुछ ना कुछ करता ही। हम लोग भी आज हमें जो भूमिका, जिस भूमिका में हम लोग हैं, उस भूमिका का निश्चित रूप से हम लोग चाहेंगे कि अच्छे से अच्छा। कभी आप ही की तरह भूमिका में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी थे, आप ही की तरह भूमिका में धन सिंह रावत जी भी थे, संगठन मंत्री ही यहाँ मुख्यमंत्री बनता है। तो हम लोग ने तो यही सीखा कि जिस भूमिका में हम लोग रहते हैं, जो भूमिका, जो जिम्मेदारी हमको दी जाती है, उस जिम्मेदारी को ईमानदारी के साथ निभाना। इसलिए हम लोग अपने आज मजदूरों के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो मजदूरों के साथ न्याय करना हमारा धर्म है। हमारी तो शुभकामनाएं आपको कि आप यहाँ से हटकर राज सत्ता संभालें, क्योंकि आप आंदोलन करते रहेंगे तो काम कैसे होंगे ना, फिर जो जिम्मेदारी है उसको करना हमारी प्राथमिकता। आपने हमसे बातचीत की, बहुत शुक्रिया। तो भारतीय मजदूर संघ ब्रजेश बनकोटी के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन भी कर रहा है, मजदूर हितों की आवाज़ भी उठा रहा है। ये आवाज़ भले ही सत्ता में बैठने वालों को नागवार गुजर रही हो, लेकिन मजदूर हित की आवाज़ उत्तराखंड से बुलंद हो रही है। इसका असर क्या होगा ये और बात है, लेकिन फिलहाल आक्रोश शुरू हो गया है। आज फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए नमस्कार। मिनिमम वेज तक इनको नहीं दिया जाता कि मान दे, एक तरह से हमें गुलाम बना के रख दिया इस सरकारों ने। हमारी आवाज इस सरकार के प्रमुख तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि आज जो मजदूर को मिनिमम वेज है आज 252 रुपए है। क्या मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से, इसमें गुजारा हो सकता है? हम अपना अधिकार मांगते। श्रम विभाग बिल्कुल आंख बंद करे पड़ा है, कानों में रुई दिए पड़ा है। लोग 60-60 दिन, 70-70 दिन भूख हड़ताल पे बैठे रहते हैं, कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। ऐसे जंगल राज सा हो रहा है, ऐसे लगता है कि जैसे सरकार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। जिस तरह से प्रदेश में श्रम विभाग सोया हुआ है, उसको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। मजदूरों को किस तरह से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, श्रमिकों को किस तरह की समस्याओं को झेलना पड़ रहा है, किस तरह का शोषण उनका उद्योगों के अंदर हो रहा है, उसके विरोध में हमारी ये रैली है। सिडकुल स्थापना हुई, लोगों को लगा रोजगार मिलेगा, लेकिन ये हमारे प्रदेश के मजदूरों के साथ धोखा है। अधिकतर हमें ठेकेदारी में 5,000 रुपए पे हमारा प्रदेश का मजदूर काम कर रहा है। पुरजोर विरोध करेंगे। अगर आज सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो आने वाले चुनावों में हम इनसे सड़क पे पूछेंगे, इन्हें घेर के पूछेंगे, इन्हें जवाब देना पड़ेगा।